Okay, so let's start with the new topic, chemical bonding. This is fundamentally very important topic. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें से तुमको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. सेकेंडली इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करते हैं ये कॉन्सेप्ट्स हमको बाद में यूज़ करने पड़ते हैं कहीं पे. दैट वाज द केस विद पीरियोडिक टेबल. ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल के ऊपर तुमको डायरेक्ट एज सच क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट लेकिन तुमको जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल वाले वो कॉन्सेप्ट्स बाकी जगह यूज़ करने मिलते हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है उस पर. जनरली पीरियोडिक टेबल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है. ओके, इट बिकम्स वेरी ईजी एक्चुअली. लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर यू हैव डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हम बाकी चैप्टर में नहीं पढ़ते, और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आते हैं. वी कैरी थ्रू सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल, सॉरी थ्रू आउट केमिस्ट्री. सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अपने को अप्लाई करने पड़ते हैं इन सम अदर टॉपिक्स. ठीक है ना, तो अदरवाइज़ क्या होगा कि इट वोंट एक्चुअली मेक सेंस. वो चीज़ें तुमको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी और इतनी सारी चीज़ें तुम मेमोराइज़ नहीं कर सकते. ओके, समझ में आता है तो आसानी से ध्यान में रहती है. यू कैन अप्लाई द लॉजिक और उसको तुम आसानी से आंसर कर सकते हो. ठीक है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आजकल नहीं पूछते. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टॉपिक इज़ अबाउट. ओके, ऑलराइट. सो बेसिकली जो एटम्स होते हैं दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. राइट, ये अपने को मालूम है. दे आर फाउंड इन कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ दीज आर एक्चुअली इन कंपाउंड स्टेट रादर देन एज एटॉमिक स्टेट. बेसिकली कंपाउंड्स का डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय देयर प्रॉपर्टीज़. है ना, कंपाउंड्स को अपन डिस्टिंग्विश करते हैं बाय देयर प्रॉपर्टीज़, ये भी अपने को मालूम है. सो दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन हाउ द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम रादर देन कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं, या यू नो देर आर दिस रेशियोज ऑफ द एटम्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द वे दीज आर मिक्सिंग, जिससे अपने को नए कंपाउंड्स मिल रहे हैं. किस तरह के बॉन्ड्स बन रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ओके, सो केमिकल बॉन्डिंग जो है इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि ओके एटम्स तो कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, व्हाई दे आर कंबाइनिंग, हाउ दे आर कंबाइनिंग, इसको अपन स्टडी करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में. और इसी से अपने को मैटर के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, सो इसेंशियली अगर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स देखें तो दो तरह के बॉन्ड्स अपन बोलते हैं. एक होता है प्राइमरी बॉन्ड, दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्ड. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरह के दो टाइप के बॉन्ड्स हैं. बेसिकली जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं ओके वो होते हैं जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. प्राइमरी बॉन्ड्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर इन्वॉल्व. सेकेंडरी बॉन्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी तरह के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, ये अपन देखेंगे किस तरह से बेसिकली होता है. ठीक है, सो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर इसमें होते हैं इन अ सेंस. ऑब्वियसली देर आर, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज नहीं हो रहे. ओके, यू कैन से दैट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे आर गेटिंग शेयर्ड और डोनेटेड. तो इस तरह से बॉन्ड बनते हैं. देर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ बॉन्ड्स. यू कैन से आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. ओके, तो ये 3 बेसिक टाइप के बॉन्ड है. कोवेलेंट बॉन्ड और एक टाइप होता है बेसिकली जो अपन डिस्कस करेंगे आगे. देयर इज़ अ 4th टाइप विच इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ यू कैन से कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है. इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, सो ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे बेसिकली. राइट, जिसको अपन डोनर एक्सेप्टर या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. ओके, सो 2 तरह के बॉन्ड है, प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड. प्राइमरी बॉन्ड अगर यहाँ पे तुम देखो, ठीक है ना, सो दीज आर द बॉन्ड्स दीज आर इन बिटवीन द एटम्स. ओके, सो ये हो जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स. ओके, और ये होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स. मॉलिक्यूलर व्हाट इट मीन्स इज कि यहाँ पे जैसे अपन CH4 लेते हैं, ठीक है ना, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है. यहाँ पे बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको अपन बोल रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड. ये मॉलिक्यूल के अंदर का बॉन्ड हो गया बिटवीन 2 एटम, जिससे मॉलिक्यूल बना हुआ है. ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड या वैंडरवाल्स बॉन्ड, तो यहाँ पे वैंडरवाल्स बॉन्ड रहेंगे इस मॉलिक्यूल में. तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है इनके बीच का बॉन्ड हो गया ये. समझ में आया?
और ये वीक बॉन्ड होते हैं, दीज आर वेरी वीक, ओके, एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग। समझ में आया क्या? तो इनसे मॉलिक्यूल बन रहे बेसिकली, ठीक है, इनसे जो है जो प्राइमरी बॉन्ड्स है इनसे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो जिस तरह के ये प्राइमरी बॉन्ड रहेंगे, जिस तरह से ये एटम्स कंबाइन होंगे, अपने को एक मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एक मॉलिक्यूल रहेगा अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ काफ़ी सारे और भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन उस मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से है, ओके, उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन होती है, वो होता है बाय सेकेंडरी बॉन्ड, ओके। ओके, सो ऑक्टेट रूल का सबसे फंडामेंटल चीज़ ये है कि देखो, इसको अपन ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा 10th में हुआ है, राइट। बट इसेंशियली द एलिमेंट्स वांट टू गेट टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द गोल यहाँ पे, इजंट इट। तो इसेंशियली इसी रूल को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टेट रूल, टू गेट टू 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ओके। They want to get 8 electrons in their outermost shell. So essentially इसीलिए अपन क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में कि it is the only valence electrons that take part in chemical bonding, ठीक है ना। We don't care about the innermost electron, ठीक है, because it is the valence shell that either loses the electron or gains the electron, okay, or shares the electron. It is only the valence shell that it does that, okay. So इसीलिए इसको octet rule करे बोलेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि इस रूल को देयर आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्शंस काफ़ी है, ये एक्सेप्शंस भी हमको ध्यान में रखने हैं। इट्स अ रूल नॉट अ लॉ, ठीक है ना, रूल्स को एक्सेप्शंस होते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो व्हाई डू वी बिलीव इन ऑक्टेट रूल, isn't it? Because it is followed by most of the element and there are going to be some exceptions to that. समझ में है ना, most of the elements octet rule follow करते हैं और कुछ इसमें exceptions है, okay. So what is the reason for octet rule? Okay, obviously it seems like कि if you get 8 electron in the valence shell, outermost shell में अगर 8 electrons आ जाते हैं तो it becomes a stable configuration. समझ में आया? Now how it becomes a stable configuration, ये जाता है क्वांटम फिजिक्स में, which is not in our syllabus, ठीक है। It's little difficult to explain with words, but ये just आपको एक फेस वैल्यू पे लेना पड़ेगा कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं it becomes stable. क्लियर है क्या? ओके, सो इन जनरल इट इज़ वैलिड फॉर मोस्ट नॉन मेटल्स। जो राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, नॉन मेटल्स जो आ रहे हैं, उनके लिए ये लागू है, ठीक है। और ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड सर्टन ग्रुप 13 एलिमेंट्स इनके लिए भी लागू है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के लिए लागू है, लेकिन नॉट इन ऑल केसेस, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए तो ऑब्वियसली लागू है, एक्सेप्ट ग्रुप 2 में अगर देखना है तो एक्सेप्शन आता है यहाँ पे। कैन यू गेस? तुमको बताया था मैंने, एनोमलस बिहेवियर बताया था इसके पहले, रिमेंबर? एनोमलस बिहेवियर मतलब जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो थोड़ी अलग होती है दैन द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप। फॉर एग्जांपल लिथियम की प्रॉपर्टी जो है, ओके, लिथियम की प्रॉपर्टी वो सोडियम, पोटेशियम इनसे अलग होती है, ओके। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इनसे अलग है सोडियम की प्रॉपर्टी, ओके, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट आ गया, बराबर है। उसी तरह से अगर मैं बेरिलियम लेता हूँ तो बेरिलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो ये जो बेरिलियम बोल रहा हूँ, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, सो बेरिलियम की प्रॉपर्टी बाकी से अलग है। उसी तरह से बोरॉन अगर लेता हूँ तो बोरॉन की प्रॉपर्टी दीज आर डिफरेंट दैन ऑल अदर एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं इनका बिहेवियर अलग होता है दैन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। उनके ही फैमिली मेंबर्स के साथ इनका बिहेवियर कैसा है, अलग है। इसको क्या बोलते हैं अपन? एनोमलस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एनोमलस प्रॉपर्टीज, ओके। तो एनोमलस प्रॉपर्टी किसकी है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, ओके। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन सब की प्रॉपर्टी एनोमलस है, ओके। यू कैन गो विथ नाइट्रोजन एज वेल एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स जो है
they have anomalous property including fluorine. Okay, anomalous properties. अब बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ आता है? तो एक्सेप्शन क्या आ गया ग्रुप 2 में? बेरिलियम. ठीक है, देर इज़ अ लिटिल एक्सेप्शन विद द लिथियम एज वेल, बट उतना एक्सेप्शन नहीं मिलता. बेरिलियम में देर इज़ अ क्लियर एक्सेप्शन कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता. अब इसका डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ आता है? एल्यूमिनियम के साथ, इजंट इट? तो बेसिकली बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये दोनों एक्सेप्शन में आ जाते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं एल्यूमिनियम के, इसमें इसका ऑक्टेट अपने को कंप्लीट मिलता है. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में ऑक्टेट कंप्लीट मिलता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता. सेम इज़ ट्रू फॉर बेरिलियम. ओके, बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये दोनों के कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, आयनिक कंपाउंड्स में ऑक्टेट कंप्लीट होता है. ठीक है, ये कैसा होता है ये आगे अपन देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन एक्सेप्शन. जनरलाइज अपन नहीं बना सकते क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं ऑक्टेट रूल में. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, दे यूजुअली डू नॉट ओबे दिस ऑक्टेट रूल. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ऑक्टेट रूल लागू नहीं होता है, लेकिन ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड नॉन मेटल्स इनके लिए अप्लीकेबल है. ओके, इनके लिए अपन ऑक्टेट रूल लगा सकते हैं. सर्टन ग्रुप 13 एलिमेंट्स जैसे एल्यूमिनियम है फॉर एग्जांपल, इसके कुछ कंपाउंड में ऑक्टेट रूल लागू है, कुछ कंपाउंड में नहीं है. सेम थिंग गोज़ फॉर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये क्यों होता है ये अपन आगे देखेंगे. तो ऑब्वियसली इसको अगर रैशनलाइज करना है कि व्हाई डू एलिमेंट्स टेंड टू अटेन द ऑक्टेट, तो प्राइम मोटिवेशन क्या लगता है अपने को? टू लोअर द एनर्जी, इजंट इट? एनर्जी लोअरिंग यही एक फंडामेंटल नीड है इनकी, एंड दैट्स व्हाई दे टेंड टू अचीव द ऑक्टेट. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्टेट से ही एनर्जी लोअर होगी. ठीक है, इसेंशियली दे वांट टू गो टू लोएस्ट एनर्जी फॉर्म, लोएस्ट एनर्जी फॉर्म. ठीक है, या लोएस्ट एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं. दैट इज़ द नीड फॉर दीज एलिमेंट्स. ठीक है, ये जो कंपाउंड्स है, ये एलिमेंट्स है, इनको चाहिए कि वो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में चले जाए. या दे टेंड टू गो टू द लोएस्ट एनर्जी फॉर्म और स्टेट. ठीक है ना. और इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑक्टेट इज़ द ओनली वे, देर आर अदर वेज ऑल्सो, और एलिमेंट्स वो अचीव करता है. फॉर मोस्ट नोन एलिमेंट्स जो हमारे को मालूम है, जो कॉमन एलिमेंट्स जो मालूम है, आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, इसलिए हमारे लिए एक जनरलाइज रूल हो जाता है कि ऑक्टेट इज बीइंग अचीव्ड और वॉट एवर फॉलोड रूल. सो दैट इज़ द टू. समझ में आया ना. दैट इज़ ट्रू फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड नॉन मेटल्स, but there are several exception. Even in non-metals there are exception. Obviously D block में तो है ही है. Okay, transition inner transition element D और F block में, इसमें तो काफ़ी exceptions मिलेंगे तुमको. There are exceptions with aluminium for example, beryllium, boron, इनके साथ there are exceptions. Okay, at the same time if you go to even non-metals, right, like silicon or phosphorus or sulfur, इनके पास भी there is exception. Okay, even with the halogens itself, okay, chlorine, bromine, iodine, there are exceptions to all of these compounds. Okay, तो अपन जब बात कर रहे हैं तो एक जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं वो जनरल कंपाउंड्स की और जनरल एलिमेंट्स की, तो बहुत ही जनरल बात कर रहे हैं, isn't it? We wanna see this in much more detail, और हमको ये exceptions जो होते हैं ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. Okay, let's take a review question. The octet rule is observed in atoms because, क्यों फॉलो होता है? ओके, सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी. ओके, हम लोग इसलिए ऑक्टेट रूल जनरली फॉलो करते हैं क्योंकि देखो एस और पी अगर फिल हो जाता है कम्प्लीटली तो अपने को 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं ना, isn't it? And that's what we are trying to get, octet, isn't it? तो S और P shells जो है वो filled हो जाते हैं, and that's the reason why you get stability, isn't it? octet अपने को कहाँ से मिल रहा है? By filling the S and P orbitals. Is that clear? Understood है क्या? तो देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं तुमको, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं बेसिकली. तो ये जो है ये इस तरह से समझ में नहीं आएगा ग्राफ, मैं इसका एक सिमुलेशन तुमको दिखाता हूँ बेसिकली. सो जस्ट इमेजिन करो कि 2 एटम्स है
अब ये दो एटम जो है ये नज़दीक आ रहे हैं, ओके, एक दूसरे के, ओके, दे आर कमिंग क्लोज़र टू ईच अदर। तो क्या होगा कि उनकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। सो जैसे जैसे वो नज़दीक आएंगे ये डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये है लोएस्ट एनर्जी फॉर्म, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये मान लो कि इस तरह से नज़दीक आके ये हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे नज़दीक आ रहे तो यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज़ द लोएस्ट, ओके। और इससे ज़्यादा अगर मैं इनको नज़दीक लाता हूँ, पुश करता हूँ मान लो, तो अब क्या होगा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है एक्सपोनेंशियल। यू कैन सी दैट ये जो डिस्टेंस है, ओके, दिस इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस पे इसकी मिनिमम एनर्जी है, ओके। और इससे कम अगर लाता हूँ मैं तो जस्ट बाय सम डिस्टेंस, ओके, इतना सा डिस्टेंस नज़दीक कर देता हूँ मैं, तो इवन अ लिटिल बिट ऑफ दैट पुश एक्चुअली ड्राइव्स द एनर्जी वेरी हाई, ओके। इनको अगर दूर लेके जाता हूँ तो भी एनर्जी बढ़ती है, नज़दीक लेके आता हूँ तो भी एनर्जी बढ़ती है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ये, समझ में आया ना। दैट इज़ गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द बॉन्ड which is simply represented as, okay, that, okay, so that is going to be our bond length, the distance between the two nuclei, इसको अपन बोल रहे हैं bond length, clear है क्या? alright, so that is the energy form basically। अब molecule जो है वो सिर्फ इसी डिस्टेंस पे नहीं रहेगा exactly, it is not going to be still, there is going to be vibrational energy, isn't it, kinetic energy रहेगी molecule में। तो इसके वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होते रहेगी। सो इट इज़ बेसिकली ऑसिलेटिंग इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको मैं एक सिमुलेशन से दिखाता हूँ, तुमको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। ऑलराइट, सो व्हाट वी ट्राइंग टू डू हियर इज़, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड दिस इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रही है ये वाला जो पॉइंट है। ऑलराइट, नाउ जब मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है, एंड यू कैन सी द फोर्सेस एक्चुअली। सो ये फोर्सेस दिखेंगे, कंपोनेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो जो पिंक वाला जो फोर्स है दैट इज़ अ रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, दिस इज़ अ रिपल्सिव फोर्स। और जो येलो वाला जो फोर्स है दैट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये नियॉन गैसेस ले रहे हैं अपन यहाँ पे, या आर्गॉन गैसेस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नियॉन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये, इसको अपन स्फेरिकल ही दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो फोर्सेस देखो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ वी गोइंग टू टेक आर्गॉन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसमें फोर्सेस थोड़ा अपने को ज़्यादा अच्छे से दिख रहे हैं, ओके। ये भी आर्गॉन है, ये भी आर्गॉन है, ठीक है। ऑब्वियसली आर्गॉन ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन यू कैन से लाइक अ हाइड्रोजन, ठीक है ना। यू कैन जस्ट अज्यूम लाइक इंस्टेड ऑफ आर्गॉन दिस इज़ अ हाइड्रोजन। आर्गॉन मॉलिक्यूल मतलब Ar2 ये फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे मैंने पहले तुमको ही बताया, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इनके किसी भी तरह के कंपाउंड्स नहीं होते, ओके। ये हमेशा मोनो एटॉमिक गैसेस ही होते हैं, ओके। सो अगर मैं इनको दूर लेके जाता हूँ तो देखो क्या होता है, ओके। दिस आई नीड टू डू वेरी केयरफुली, ओके। कैन यू सी दैट, या अगर मैं इनको दूर लेके जाता हूँ तो यू कैन सी द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, बहुत दूर से शुरू कर रहा हूँ। इसको मैंने पिन कर दिया है, तो ये एटम इमूवेबल है, ये एटम इज एक्चुअली मूविंग, इट्स गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, इट्स गेटिंग अट्रैक्टेड। तो इसको पॉज करना पड़ेगा मेरे को, ओके। सो इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट, एंड इसको मैं धीरे धीरे मैं खुद ही लेके आता हूँ। सो अभी तक देर आर नो फोर्सेस, देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन बिटवीन दीज, बट देर इज़ अ लिटल थिंग दैट इज स्टार्टिंग टू शो अप यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस अपने को स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं अभी, ओके। एंड नाउ यू कैन प्रॉबली, यू कैन ऑल्सो सी, दिख रहे हैं, these are the forces. You can see a little bit of yellow arrow, और येलो एरो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और उसके पीछे में देर इज़ अ रिपल्सिव फोर्स। तो येलो एरोज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो पिंक एरोज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दीज आर रिपल्सिव फोर्सेस, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है ये दूर की तरफ जा रहा है, और जो येलो एरो की वजह से ये इनकी तरफ आ रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है।
Obviously, what you can see is attractive force is much larger than the repulsive force at this distance. बराबर है? At this distance, attractive force is much larger than the repulsive force. ठीक है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आते रहेंगे. At the same time, जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. यू कैन सी दैट. यस, तो दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दो. एरोज बढ़ रहा है, दोनों एरोज बड़े हो रहे हैं. इनफैक्ट अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों फोर्सेस बड़े हो रहे हैं. एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है. या नाउ ये हो रहा है. ओके, काफ़ी लो हो गए. यू कैन सी द अट्रैक्टिव फोर्स इज स्टिल लार्जर और रिपल्सिव फोर्स इज स्टिल स्मॉलर. लेकिन एक चीज़ तुम यहाँ पे आसानी से बता सकते हो, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे इसको ऑसिलेट करवाता हूँ, ठीक है, तो ये दिख रहा है तुमको कि रिपल्सिव फोर्सेस अभी ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स एट दिस पॉइंट. ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स ये जो है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. इज़न्ट इट? ठीक है, देयर आर अदर रिपल्सिव फोर्सेस एज वेल. तो अपन इसको बाद में लिख के बता दूंगा मैं कौन से अट्रैक्टिव और कौन से रिपल्सिव फोर्सेस है. बट रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट करेंगे एट अ क्लोज डिस्टेंस. लेकिन एट प्रेजेंट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन. एट प्रेजेंट अट्रैक्टिव फोर्स इज स्लाइटली लार्जर दैन रिपल्सिव फोर्स. तो मैं इसको और नज़दीक लेके आता हूँ. ठीक है, यू कैन सी दैट. ठीक है ना, ये आ रहा है. अब एट दिस पॉइंट द अट्रैक्टिव एंड द रिपल्सिव फोर्स आर कंप्लीटली बैलेंस्ड. ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो गया है. अब इसको और अगर मैं नज़दीक लेके आ जाऊँ तो व्हाट यू विल सी कि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स कम. ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स कम बढ़ रहा है. एंड यू कैन सी द एनर्जी. देखो एनर्जी कहाँ जा रही है इसकी. ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स, इज़न्ट इट? तो इस सिचुएशन में ये यहाँ पे नहीं रह सकता. बराबर है. इसेंशियली दिस इज़ द सिचुएशन फॉर दिस मॉलिक्यूल. ओके, कि यहाँ पे ये जो फोर्सेस है दीज आर एक्चुअली बैलेंस्ड फोर्सेस. एंड यू कैन सी दैट ऑटोमेटिकली यहाँ से मैं उसको रिलीज़ करता हूँ, ये जो एटम है ये ऑटोमेटिकली जाएगा उसके तरफ एंड इट विल बेसिकली फॉर्म अ बॉन्ड. ठीक है, कोलिजन हो गया बेसिकली. ठीक है ना, कोलिजन हुआ और दैट वाज एन फ्रूटफुल कोलिजन. इस तरह से मॉलिक्यूल फिर से कोलाइड होगा एंड इट विल बेसिकली ट्राई टू गो टू एट दैट पोजीशन. एंड व्हाट यू सी इज दैट द अगर मॉलिक्यूल नज़दीक आता है तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स दूर जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते हैं. तो ये उस पॉइंट पे आना चाहता है जहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, ये जो कंपोनेंट फोर्सेस है, ये बैलेंस करते हैं. और बैलेंस कहाँ पे करते हैं? जब एग्जैक्टली ये पोजीशन पे आता है, एट एग्जैक्टली दिस पोजीशन, ये पोजीशन पे दोनों फोर्सेस बैलेंस होते हैं. ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली ऑलवेज ट्राइंग टू गेट टू दैट पोजीशन. इसीलिए ये जो है ये इस तरह से ऑसिलेट करते रहेंगे. ओके, इट्स नेवर स्टडी. मॉलिक्यूल्स जो है, इसका जो बॉन्ड है ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होता. हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं पिकोमीटर में, राइट? बट जब बॉन्ड लेंथ होता है ये कभी भी फिक्स नहीं होता, ये हमेशा ऑसिलेट होते रहता है. ओके, व्हाट वी डू मेजर इज एक्चुअली एन एवरेज बॉन्ड लेंथ. समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द फोर्सेस. ठीक है, फोर्सेस. सो आई विल पुट दिस स्लाइटली हियर. इसी के ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ सो इट बिकम्स कन्वीनियंट बिकॉज द स्फेरिकल एटम. सो दिस आर द न्यूक्लियस. ठीक है ना, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया. जस्ट गेट a little bit of more color I guess. Okay, so ये न्यूक्लियस ले रहा हूँ. दोनों का न्यूक्लियस दिखा दिया. न्यूक्लियस के ऊपर ऑब्वियसली देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर. एंड देन देयर आर दीज इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन्स है. सो आई विल जस्ट ड्रॉ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जस्ट ड्रॉ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे भी मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करता हूँ. ओके,
मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया है, बट यू नो देर आर इनर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. रिमेंबर वी जस्ट वरीड अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेल्फ. ऑलराइट, सो सबसे पहले देखो अट्रैक्टिव फोर्स कौन से हैं. अट्रैक्टिव फोर्स, विच आर द अट्रैक्टिव फोर्स. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे. यस, दीज आर, ये अपन इंटर एटॉमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है. अब रिपल्सिव फोर्सेस कौन से होंगे. रिपल्सिव फोर्स रहेंगे बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ठीक है. सो रिपल्सिव फोर्सेस है इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स, प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स. ठीक है. तो बेसिकली दो तरह के अट्रैक्टिव फोर्स है. एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके, है ना. तो ये दो हो गए फोर्सेस. और यहाँ पे दो तरह के रिपल्सिव फोर्सेस है बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम एंड प्रोटॉन ऑफ वन एटम एंड प्रोटॉन ऑफ अनदर एटम. ये जो है ये फोर्सेस है यहाँ पे. और जब मैं इसको नज़दीक लाता हूँ तो ये जो रिपल्सिव फोर्सेस है ये ज़्यादा होने लगते हैं, ये भी बढ़ते हैं. ओके, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ते हैं लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा बढ़ते हैं. ठीक है. जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मैं इसको ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश करता हूँ और वो डिस्टेंस अपना होता है ये वाला. ठीक है. इससे ज़्यादा नज़दीक लाऊंगा तो कौन से फोर्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी, ये वाले. ओके, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम बढ़ रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स गो बैक टू अवर क्लास. ओके, so let's take a review question. The bond is formed at a point. बता. The correct answer for this one is lowest potential energy. It try to achieve the lowest potential energy. That is what we call as the bond length. ठीक है ना. अब kinetic energy के लिए there is a different issue. Okay, so total energy की अपन बात नहीं कर सकते हैं because these are all calculated values and when we calculate lowest potential energy और वहाँ पे अपन इसका bond length measure करते हैं. Clear है. ओके, नेक्स्ट पार्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लुईस डॉट डायग्राम्स. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है. दिस इज समथिंग यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखो कि लुईस डॉट डायग्राम वी ओनली ड्रॉ फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही लुईस डॉट डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं. ओके. सो जैसे ग्रुप 1 लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और लिथियम ये दो एलिमेंट्स हैं. दोनों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1. तो हम लोग सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं. ठीक है ना. हीलियम के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों पेयर्ड है, उसको अपन दिखा रहे हैं. ठीक है ना. ये होता है 1s2. ओके. उसके बाद बेरिलियम. ओके, बेरिलियम ये लिथियम के साइड वाला एलिमेंट हो गया. तो ये होता है 2s1, तो ये हो जाएगा 2s2. बराबर है. तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, वो अपन दिखा रहे हैं. ओके. यू कैन ऑल्सो शो बेरिलियम एज दिस, ऐसा भी दिखा सकते हो. दिस इज एक्चुअली मोर एक्यूरेट. ठीक है. देन बोरॉन के इसमें 3 है. दिस इज ग्रुप 13 एलिमेंट. ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. देखो नाइट्रोजन को किस तरह से दिखाया है. वी आर नॉट जस्ट शोइंग 5 इलेक्ट्रॉन्स. अगर नाइट्रोजन का तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो क्या मिलता है तुमको. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3. ठीक है ना. इसका ब्लॉक डायग्राम निकालो. सो ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम इसका वैलेंस शेल का. अब इसमें नाइट्रोजन में यू एक्चुअली हैव 1 पेयर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बराबर है, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इसको अपन इस तरह से दिखा रहे हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो व्हेन यू ड्रॉ द लुईस डायग्राम ट्राई टू फॉलो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. और अगर ऑक्सीजन लेता हूँ मैं, ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन लेता हूँ तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, इजंट इट. तो ऑक्सीजन की केस में क्या करना पड़ेगा मेरे को, कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. ओके. देखो ऑक्सीजन में 2 पेयर्ड है,
और 2 अनपेयर्ड है, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्लियर है क्या? 1 2 3 4 ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये ऑक्सीजन एटम हो गया ग्रुप 16। ओके, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल्स के इसमें दिए हैं। ओके, रोमन न्यूमेरिकल जो ओल्ड नंबरिंग सिस्टम है पीरियोडिक टेबल की, वो यूज़ की है यहाँ पे, बट दैट्स फाइन। कि ग्रुप 17 में देर इज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो अपन यहाँ पे दिखा रहा है, बाकी जो है 6 दीज आर पेयर्ड। ओके, एंड देन वी हैव ग्रुप 18, सारे के सारे पेयर्ड है, नो प्रॉब्लम। ओके, उसी तरह से इनके नीचे वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे इनका भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, इजंट इट? इन अ ग्रुप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो सेम। तो इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही दिखेगा, मतलब सोडियम में भी ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। सो यू कैन जस्ट गो ऑन लाइक दैट। ठीक है, सो ये जो है लुईस डॉट डायग्राम, ये तुमको मालूम रहना चाहिए फॉर दीज एलिमेंट्स। ओके, इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपन दिखाते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं दिखाते, इट मेक्स नो सेंस। उसी तरह से आई कैन ऑल्सो ड्रॉ लुईस डॉट डायग्राम फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आयंस, इनके लिए भी मेरे को लुईस डॉट डायग्राम बनाना पड़ता है। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। सबसे पहले क्या करना है, जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लो। ओके, इसको ध्यान से देखो क्योंकि ये आगे अपने को निकालना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद ऑक्सीजन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन के तो ये हो गए। ठीक है, अब आई कैन ड्रॉ अनदर ऑक्सीजन ऑन अनदर साइड, इस तरह से। क्लियर है ना? अब यहाँ पे आई कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी पड़ती है अपने को, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मेरे को शेयर करना पड़ेगा, राइट, और या एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करना पड़ेगा इसके साथ, इस तरह से, या इस तरह से, एंड देन वी कैन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन लाइक दैट। सो इसेंशियली अब जब मैं बनाऊंगा इसको, ठीक है, तो इधर शेयर हो गए इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 2, और ऑक्सीजन के इस तरह से ड्रॉ कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तुमको सिर्फ स्ट्रक्चर बना के, दिस इज़ द लुईस डॉट डायग्राम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुमको ये लुईस डॉट डायग्राम बना के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अगर मान लो पूछा है कि सेंट्रल एलिमेंट पे हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आंसर रहेगा 0। सेंट्रल एलिमेंट पे मतलब कार्बन के ऊपर देयर इज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन ऑक्सीजन, वेल 2 और 2 4, बराबर है, ये 2 हो गए और ये 2, सो ऐसे 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दीज आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको अपन, ठीक है ना, दीज आर अनशेयर्ड, इनकी ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहे। हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 and 4 8 बॉन्डिंग या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? इस तरह से इनको आंसर करना पड़ता है। सो यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स। ओके, उसी तरह से मैं अनायन का स्ट्रक्चर निकाल सकता हूँ। सो आई विल डू द सेम थिंग बेसिकली। ओके, कार्बन ले लूँगा और 3 ऑक्सीजन ड्रॉ करने मेरे को, है ना, तो 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसको मैं अभी 3 ऑक्सीजन ड्रॉ करता हूँ। इसी तरह से अपन कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, ये आगे देखेंगे अपन, तो मेरे को ये सब कुछ बनाने की फिर उस समय ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो आई कैन स्किप दैट पार्ट ऑफ शोइंग यू द बॉन्डिंग, ठीक है, ये मैं स्किप कर सकता हूँ फिर। और इसको मैं अब शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये शेयर कर दिया, एक एक पहले शेयर कर दो, ओके, और इसको फिर किसी एक के साथ शेयर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके, एंड देन आई शेयर इट विथ दिस इलेक्ट्रॉन, ये शेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो कार्बन के तो पूरे शेयर हो गए, अब कुछ शेयर नहीं कर सकता ना मैं। अब ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसको अभी ड्रॉ कर लो। ये समझ में आ गया क्या? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है, और अब मैंने जो शेयर था, जो सेंट्रल एलिमेंट जो था, उसका मैंने ऑक्टेट बना दिया बेसिकली, ओके। अब कार्बन के सारे शेयर हो गए, तो अब कोई इसके साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अब अपना जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ कार्बन
यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2, इससे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, और उसके बाद इधर शेयर है, एंड देन वी ऑल्सो हैव दिस वन, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स तुम ड्रॉ कर लो, और इसके भी ड्रॉ कर लो। ओके, डन। नाउ इफ यू लुक एट दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज CO3। CO3 का स्ट्रक्चर है, लेकिन हमको स्ट्रक्चर क्या चाहिए, CO3 2-। ऑलराइट, सो ये समझ में आ गया क्या? ये अपना स्ट्रक्चर जो हो गया ये इसका हो गया। अब 2- का मतलब हो गया कि मेरे को क्या करना है, इसमें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड करता हो तो मेरे को ये स्ट्रक्चर मिलेगा। मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, सो आई विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, और इसके ऊपर अभी देखो, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया है। ओके, ये न्यूट्रल सिचुएशन थी, दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया है, तो ये 2 नेगेटिव चार्जेस आ गए। इसीलिए अगर मैं CO3 लिखता हूँ तो इट हैज़ टू बी 2-, ठीक है, तब जाके सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यू कैन सी दैट सबका ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें, इजंट इट? ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन दैट इज ऑल्सो 8, ये ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन दैट इज ऑल्सो 8 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे को ये 2 इलेक्ट्रॉन डालना ज़रूरी थे। ऑलराइट, जिसके वजह से देर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ऑलराइट, एंड बिकॉज ये 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1-1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आया एज कंपेयर टू प्रोटॉन, इसलिए देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता हूँ तो मेरे को दिखेगा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आया? जितने भी प्रोटॉन है उससे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है पूरे मॉलिक्यूल में, दैट्स वाई देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज। ओके, सो Sir, from where? yeah, Sir, all right. So obviously it's a genuine doubt कि where does the oxygen is getting the electron, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? ऑब्वियसली ये नहीं है कि ये एलिमेंट्स इस तरह से कंबाइन हो रहे और तब जाके ये बन गया, फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से तो भी उठाए और ये बन गया, ऐसा नहीं हो रहा है ना। ये हो क्या रहा है कि ये जो बन रहा है, ओके, ये जो बन रहा है कार्बोनेट आयन, ये ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग कंपाउंड से ही बन रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी बीइंग फॉर्म्ड, बेसिकली ये बना हुआ है और ये आयन उस कंपाउंड से बन रहा है। फॉर एग्जांपल H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है। इसको अगर मैं पानी में डालता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2H प्लस 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 CO3 2-, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन्स थे इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए नहीं, छोड़ दिए। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड को या इस आयन को 2 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन से मिले। यू कैन ऑल्सो टेक Na2CO3, सॉल्ट है। अब जब ये फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, सोडियम ने कार्बोनेट आयन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तब जाके ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। अब मैं ये पानी में डालता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, सोडियम आयन्स एंड कार्बोनेट आयन्स। समझ में आया क्या? तो ये जो कार्बोनेट आयन है इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये जब फॉर्म होता है उसी समय ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है? ओके, सो गोना टेक अनदर एग्जांपल, अमोनियम आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अमोनियम आयन कैसे बनेगा। सो नाइट्रोजन का ये बना लो सबसे पहले, ये हो गया नाइट्रोजन, और अब हाइड्रोजन बन लो 4। ओके, सो ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसी तरह से बनाना पड़ेगा। अब ठीक है, शेयर कर लो इलेक्ट्रॉन्स, या सो लेट्स डू दैट शेयरिंग थिंग। तो ये हो गया 1, ओके, ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, एंड देन वी शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को ही अपन शेयर कर लेते, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ओके, ये थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर है, ओके, एंड यू शुड रियलाइज दैट इट्स नॉट नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये बना रहा हूँ मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर,
ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं शेयर, और उसके बाद यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली शेयर्ड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे दिखाता हूँ, एंड देन देर इज दिस लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। अपने को स्ट्रक्चर क्या चाहिए, NH4 प्लस का, ठीक है ना। अब उसके लिए प्लस मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो लेट्स डू दैट, ये हो गया। तो अब जो बन रहा है मेरा स्ट्रक्चर दैट इज बेसिकली NH4 प्लस। देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको मैं ब्रैकेट के ऊपर दिखा सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज, इट्स बेसिकली अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन। व्हाई द पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। एंड अगेन द एक्सप्लेनेशन गोज द सेम वे कि इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ओके, but it's not actually losing the electron after the formation, it is getting formed with one less electron। ये जब फॉर्म होता है तो उसके फॉर्मेशन के दौरान ही ये एक इलेक्ट्रॉन कम ले रहा है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो इट्स नॉट रियली अ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये किस तरह से फॉर्म होता है ये अपन आगे भी देखेंगे, ओके। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड है नहीं है, ओके। ये एग्जाम्पल्स लिख लो और इनके Lewis dot diagrams बनाओ, okay, write these down, these are some examples for you to solve, okay। इनके Lewis dot diagrams तुमको बनाने हैं, मैं एक बना के दे देता हूँ, बेसिकली आई विल गो फॉर दिस वन, ओके, C2। सो देखो कार्बन, 2 कार्बन है, राइट, एंड देन वी हैव हाइड्रोजन्स। तो ये पहले सबसे पहले तो एलिमेंट्स लिख लिया करो, कितने एलिमेंट हाइड्रोजन्स है, 4, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 इस कार्बन को, 2 इस कार्बन को, ओके। अब सबके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लो, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इनको शेयर कर लो, ठीक है। सो वी शेयर 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन हियर। और अब बचे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैं अगर ये शेयर कर देता हूँ तो डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, ओके, एंड यू गेट एन इथीन मॉलिक्यूल, ओके। सो यू हैव H कार्बन, फिर ये 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड देन यू हैव दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट कर रहे हो तुम ये कि ये जो है डबल बॉन्ड, उसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन हर मतलब एवरी एटम, ओके, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए टोटल 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। कितने हैं, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। उसी तरह से अगर इथाइन लेता हूँ मैं, ओके, दिस इज इथाइन, तो इसमें 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्लियर है। तो इनका जो है वो बनाओ, ऑक्सीजन वाटर देखते हैं वन, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया, बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है इसका, ये तुमने 10th में भी किया होगा, ओके। इसको शेयर कर लो, हो गया, ओके। सो दैट इज योर वाटर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है, अब दिस इज नॉट द एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ओके, बट दैट इज द लुईस डॉट डायग्राम ऑफ वाटर, समझ में आया ना। दिस आर ऑल लुईस डॉट डायग्राम्स। इसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा होता है ये अपन आगे देखेंगे। ये समझ में आया क्या, इज दिस क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स इसी को अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी 10th में तुमको था, बराबर है ना। आयनिक बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है टू सम अदर एलिमेंट, ठीक है। तो जिसके वजह से दोनों जो एटम्स इन्वॉल्व है, 2, 3 व्हाटएवर जो भी नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है, दे विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल, ओके। एग्जाम्पल ऑफ NaCl, ओके, सबसे ईजी एग्जाम्पल है Na, ओके। तो बिकॉज ये तुम्हारा 10th में ऑलरेडी हो चुका है तो मैं ज़्यादा इसको ये नहीं करूँगा, ओके। यू हैव दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो ये अपन ने लुईस डॉट डायग्राम बना दिए, एंड देन यू सिंपली ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो लेट्स ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन, सो ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ओके, दैट्स इट।
सो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के वजह से दिस इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज़ गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज। और अब क्या होगा कि ये दो जो स्पेसीज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पेसीज़, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो इस तरह से तुम्हारा NaCl ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इट्स आयनिक कंपाउंड। क्यों आयनिक कंपाउंड? बिकॉज इट इज़ बीन फॉर्म्ड बाय कंप्लीट डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। डोनेशन एक्सेप्टेंस से बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है, इसलिए दिस इज़ अ आयनिक कंपाउंड। समझ में आया ना? आयनिक कंपाउंड्स में अपने को आयन्स मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन्स, ओके। इसी तरह से मैं यहाँ पे दिखा सकता, ये जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये कंप्लीट है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। तो इसीलिए अपन बोलते हैं ना, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेइंग द रोल, इजंट इट। अब देखो क्या होता है, साइजेस देख लो, ओके। अब सोडियम का साइज देखो, क्लियरली दिखता है छोटा हो गया, ओके। और इसके पीछे दो कारण है। एक तो एक शेल जो था वो कम्प्लीटली गायब हो गया, ओके। इसका जो वैलेंस शेल था वो कम्प्लीटली गायब हो गया। और दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो गया, इजंट इट। इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और 11 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से स्क्वीज हो जाएंगे और साइज वैसे भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं? रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जितना साइज कम होना चाहिए उससे भी ज़्यादा कम हो रहा है, उसके पीछे कारण है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? देन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसीव हुआ तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन, इसमें क्लोराइड आयन का साइज बड़ा रहेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज गेन किया है। और यहाँ पे जो है Z इफेक्टिव ये डिक्रीज़ होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है, इसके वजह से यू गेट इंक्रीज इन साइज। ये अपने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, या आयनिक बॉन्ड सिंपल वर्ड में। NaCl का ये अपना लुईस डॉट डायग्राम हो गया, ये दिस इज Na एंड दिस इज Cl माइनस आयन, ओके। उसी तरह से लिथियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो लिथियम इज अ मेटल, लिथियम के वैलेंस शेल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्सीजन, इसका अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम, ओके। सो ऑब्वियसली काम नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और लिथियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये बोलेगा चल तेरे दोस्त को भी लेके आ जा, है ना। तो ये लिथियम का दोस्त भी आ गया। अब ये लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे, इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, सो ये इलेक्ट्रॉन इससे गायब हो गया। अब अपने पास क्या बन गए, लिथियम प्लस आयन, लिथियम प्लस आयन, एंड देन दिस इज नेगेटिव आयन। लेकिन इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, इजंट इट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज। और अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड व्हाट वी गेट इज लिथियम ऑक्साइड। इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड भी फॉर्म होगा, ओके। इसी तरह से सो Na2O रहेगा। उसी तरह से मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड भी दिखा सकता हूँ, MgO, इजंट इट। तो MgO में क्या रहेगा, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन ये। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ओके। तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं लग रही इनको, ओके, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। सो ये जाएगा इधर, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इजंट इट। और अब यहाँ पे 2 प्लस और ये हो जाएगा 2 माइनस, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड व्हाट यू गेट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके।